15 अगस्त 1947 एक देश 200 साल बाद आजाद हुआ था। दशकों से चली आ रही क्रांति की सफलता का जश्न मनाना भी बनता था। मनाया गया एक क्रीम की लगभग 1 लाख ट्यूब्स को फ्री में बांटकर। इस छोटी सी चीज ने आजादी की खुशी को लोगों के दिलों से जोड़ दिया। ये इमोशनल मार्केटिंग का एक बहुत ही सिंपल येट पावरफुल एग्जाम्पल था। और जानते हैं कि क्रीम कौन सी थी? आइकॉनिक हरी ट्यूब वाली बोरोलिन। नमस्ते, मेरा नाम है आस्था और आप देख रहे हैं खबरगांव। आज कहानी उस नॉस्टैल्जिया की जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होता आ रहा है। एक प्रोडक्ट जिसे वन स्टॉप सोल्यूशन माना जाता है, जिसका ऑलमोस्ट 100 साल से सेम रहा फॉर्मूला और पैकेजिंग मन में ऐसे बसे हैं जैसे अलग कभी थे ही नहीं। किस्सा देश की पहली एंटीसेप्टिक क्रीम का, किस्सा बोरोलिन का, उसकी सक्सेस, क्रेज, स्ट्रगल, सर्वाइवल और आज तक बनी हुई रेलेवेंस का। तो आइए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। आजादी के जश्न में अलग अंदाज में शामिल हुई बोरोलिन वजूद में आई थी स्वदेशी आंदोलन के सेकेंड फेज के समय। बात 1920s के कलकत्ता की है। ब्रिटिश हुकूमत अपने जोर पर थी। अंग्रेज हिंदुस्तान में धड़ल्ले से अपने प्रोडक्ट्स उतार रहे थे। उस दौर में मार्केट में जो क्रीम्स, कॉस्मेटिक्स और मेडिसिन मिलती थी उनमें ज्यादातर फॉरेन ब्रांड्स होते थे। इंडियंस उन्हें खरीदते थे क्योंकि ऑप्शन कोई और था नहीं। पर कलकत्ता के कोने में एक आदमी अपनी अलग उधेड़ बुन में था। क्यों ना अपनी स्वदेशी क्रीम बनाई जाए। इस आदमी का नाम था गौर मोहन दत्ता। ये कोई बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं थे, ना ही उनके पास कोई मल्टीनेशनल बैकिंग थी। वो एक ऑर्डिनरी इंडियन बिजनेसमैन थे जिनकी सोच एक्स्ट्रॉर्डिनरी थी और जुनून था स्वदेशी के लिए। उस दौर में महात्मा गांधी स्वदेशी मूवमेंट को आवाज दे रहे थे। दत्ता के लिए ये इंस्पिरेशन काफी थी। उन्होंने स्वदेशी की इस आग को अपने तरीके से भड़काने का फैसला किया। साल 1929 में दत्ता ने एक एंटीसेप्टिक क्रीम बनाई। माइंड यू, देश की पहली एंटीसेप्टिक क्रीम अंडर जीडी फार्मास्यूटिकल्स। इसका फॉर्मूला सिंपल था। बोरिक एसिड इन्फेक्शन के लिए, जिंक ऑक्साइड स्किन प्रोटेक्शन के लिए और लैनोलिन मॉइस्चर के लिए। नाम भी अपनी ही इंग्रेडिएंट से इंस्पायर्ड था। बोरिक एसिड का शॉर्ट फॉर्म और ओलिन जो लैटिन वर्ड ओलियम से आया है जिसका मतलब होता है ऑयल, और नाम बना बोरोलिन। जब इंडिया में नायासिनामाइड, AHA, BHA जैसे फैंसी स्किन केयर इंग्रेडिएंट्स का ट्रेंड शुरू होने के कहीं आसपास भी नहीं था, तब गौर मोहन दत्ता ने एक सिंपल इफेक्टिव फॉर्मूला तैयार कर दिया था। एम सिंपल था, इंडियंस के लिए ऐसी क्रीम बनाई जाए जो बगैर उनका बजट बिगाड़े उनकी स्किन को प्रोटेक्ट कर पाए। दत्ता ने बोरोलिन को बहुत समझदारी से बंगाली कल्चर और देशभक्ति की भावना से जोड़कर प्रेजेंट किया। पैकेजिंग के लिए चुनी गई ये ग्रीन ट्यूब प्रैक्टिकल और अलग। लोगों के लिए चुना गया हाथी। क्यों? क्योंकि इंडियन कल्चर में हाथी स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी और लक का सिंबल माना जाता है। हाथी वाले लोगों से बोरोलिन की एक ऐसी पहचान बनी जिसे पढ़ना लिखना न जानने वाले लोग भी आसानी से पहचान सके। ज्यादातर लोग इसे हाथी मार्का क्रीम के नाम से भी जानते थे। जब भारत आजाद हुआ तब तक बोरोलिन आम लोगों के बीच एक बेहद पॉपुलर प्रोडक्ट बन चुकी थी। बोरोलिन का प्रोडक्शन किसी फैंसी बड़ी फैक्ट्री में शुरू नहीं हुआ था। इनफैक्ट शुरुआती दिनों में ये क्रीम घर पर ही बनाई जाती थी। कहानियां मिलती हैं कि गौर मोहन दत्ता की वाइफ भी मिक्सिंग और पैकिंग में मदद करती थी। ये एक फैमिली एफर्ट था। इतनी सिंपल शुरुआत के बावजूद गौर मोहन फैसला कर चुके थे कि उनका प्रोडक्ट क्वालिटी और मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड्स में फॉरेन प्रोडक्ट्स के बराबर होगा। ये डिसीजन लेना आसान तो कतई नहीं था। कैसे? डोंट फॉरगेट द टाइम डियर फ्रेंड्स। ये किस्सा आज़ादी मिलने से पहले का है। अपने यहाँ पैसों की और टेक्नोलॉजी दोनों की कमी थी, फिर भी दत्ता ने क्रीम की क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। बोरोलिन पहले बड़ा बाजार जैसी लोकल मार्केट्स में बिकना शुरू हुई। डॉक्टर्स, वर्कर्स, स्टूडेंट्स सब इसे अपने हिसाब से यूज़ करने लगे। सर्दियों में फटे होंठ, खुरदरे हाथ, छोटे कट्स, फटी एड़ियाँ, बोरोलिन हर जगह काम आती थी। एक नन्ही हरी ट्यूब की बात फैली जंगल में आग की तरह। Those were simpler times। भरोसे का जमाना था। सीधा कंज्यूमर्स के मुंह से तारीफ और ज्यादा कस्टमर्स ऐड करती चली गई। 3 चीजों से बनी ये क्रीम घर घर पहुंची और सभी के रूटीन का हिस्सा बनती चली गई। जब पॉपुलैरिटी बढ़ी तो डिमांड भी तेज हो गई। कस्टमर बेस बढ़ता जा रहा था तो प्रोडक्शन स्पीड भी मैच करनी थी। नतीजन खुला बोरोलिन का पहला मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। कहाँ? कलकत्ता के पास के छोटे से गांव चकबगी में। ये फैसिलिटी आज भी ऑपरेशनल है और फैली है 20 एकड़ जमीन पर। बढ़ती डिमांड को मैनेज करने के लिए एक और फैसिलिटी खोली जा चुकी है दिल्ली NCR गाजियाबाद के मोहन नगर इंडस्ट्रियल एरिया में।
बोरोलीन की क्वालिटी और उसकी अफोर्डेबिलिटी मेंटेन करने का एक किस्सा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीचों बीच का भी है। 1940s में वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रही थी, रॉ मटेरियल्स की शॉर्टेज थी, पैकेजिंग के लिए मेटल ट्यूब्स मिलना मुश्किल हो गया था। कई कंपनीज क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रही थी या बंद हो रही थी। वहीं बोरोलीन ने एक अलग रास्ता चुना। उस समय में जो भी ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल थे कंटेनर्स के लिए, उन्हें यूज किया गया, लेकिन फॉर्मूला कभी नहीं बदला। प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं किया गया। कंपनी ने ओपनली कस्टमर्स को बताया भी कि पैकेजिंग बदली है, क्रीम नहीं। यहीं से बोरोलीन का एक साइलेंट रूल सा बन गया, नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एवर। समय के साथ बोरोलीन धीरे धीरे हर भारतीय घर का हिस्सा बन गई। फटी त्वचा को ठीक करना, छोटे जख्म भरना और त्वचा को मुलायम रखना, ये सब इसके रोजमर्रा के काम बन गए। वही पुराना फॉर्मूला, वही हरा पैक और वही सिंपल सा हाथी का लोगो, इस एक सी पहचान ने लोगों के दिलों में पीढ़ी दर पीढ़ी भरोसा बनाया। यही वजह है कि बोरोलीन बूमर्स से लेकर मिलेनियल्स और जेन जी तक सबके लिए रेलेवेंट बनी रही, इनफैक्ट बनी हुई है, बिना अपने पुराने ग्राहकों को खोए। दैट्स क्वाइट एन अचीवमेंट, इजंट इट? दिलचस्प बात यह भी है कि गौर मोहन दत्ता ने यह भरोसा एडवर्टाइजिंग पर क्रेजी खर्च करके नहीं कमाया। शुरुआती दौर में ब्रांड ने चमक धमक वाले विज्ञापनों की बजाय लोगों की जुबानी तारीफ, वर्ड ऑफ माउथ पर भरोसा किया। शुरुआती टैगलाइन शुरोभितो एंटीसेप्टिक क्रीम बोरोलीन ने लोगों के साथ बखूबी कनेक्ट किया, खासकर बंगाली लोगों के साथ। इस इमोशनल कनेक्ट ने बोरोलीन को पीढ़ियों के बीच लोगों से जोड़ दिया। 1960 से 1980 के दशक के बीच बोरोलीन की मार्केटिंग ने ब्रांड को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इस दौर में क्रीम की अग्रेसिव मार्केटिंग की गई और बोरोलीन ने फुटबॉल टूर्नामेंट्स को भी स्पॉन्सर किया। इसका नतीजा ये हुआ कि बोरोलीन एक रीजनल बंगाली क्रीम से बहुत आगे बढ़ गई। पहले भी ये काफी पॉपुलर थी ही, पर मार्केटिंग के बाद ये एक तरह से नेशनल लेवल पर पहचाने जाने वाला ब्रांड बन गया। 1982 में बोरोलीन ने नेहरू कप को स्पॉन्सर करके एक ऐतिहासिक कदम उठाया। ये उन शुरुआती खेल आयोजनों में से एक था जिसको भारत में कलर टेलीविजन पर ब्रॉडकास्ट किया गया था। नेहरू कप एक इन्विटेशन बेस्ड फुटबॉल टूर्नामेंट था जिसकी शुरुआत 1982 में हुई और जो कई एडिशंस तक चला, लेकिन 2012 के बाद इसे बंद कर दिया गया। ये गौर मोहन के बेटे मुरारी मोहन दत्ता थे जिन्होंने बड़े खेल आयोजनों को स्पॉन्सर करने का आइडिया आगे बढ़ाया ताकि ब्रांड और लोगों के बीच भरोसा और जुड़ाव बने। उस समय द हार्ड वर्किंग क्रीम दैट प्रोटेक्ट्स योर स्किन टैगलाइन का इस्तेमाल किया गया। इस स्पॉन्सरशिप ने बोरोलीन को एक ओरिजिनल, भरोसेमंद और इंडियन फैमिलीज की देखभाल करने वाले ब्रांड के रूप में मजबूत पहचान दी। 1970 के दशक का नारा बोरोलीन हैज नो सब्स्टिट्यूट और 1980 के दशक का द हार्ड वर्किंग क्रीम जैसे स्लोगन्स लोगों के जहन में गहराई से बस गए और बोरोलीन की लोकप्रियता को और मजबूत कर गए। पर इस सेंसेशन के लिए अभी एक स्ट्रगल भरा दौर आने वाला था जो लंबा चलने वाला था। सिंगल हैंडेडली बोरोलीन मार्केट में रूल कर रही थी, हर कोई पसंद कर रहा था, पर पॉपुलैरिटी के साथ सफलता और कंपटीशन दोनों आते हैं और कंपटीशन आया लाइट फॉर्मूला वाली क्रीम्स की शक्ल में। असली चुनौती 1990 के दशक में आई जब इंडियन मार्केट्स विदेशी ब्रांड्स के लिए खुल गई। नीविया और वैसलीन जैसे ब्रांड्स कंपैरेटिवली कम चिपचिपी, अच्छी खुशबू वाली क्रीम लेकर आए जो युवाओं को तुरंत पसंद आने लगी। बोरोलीन के पास भले ही लॉयल कस्टमर्स थे, लेकिन इन स्पेशलाइज्ड और इंटरनेशनल स्किन केयर प्रोडक्ट्स ने उसे कड़ी टक्कर दी। 1990 के शुरुआती सालों में गवर्नमेंट प्राइसिंग रेगुलेशंस की वजह से हालात इतने खराब हो गए कि हर बोरोलीन ट्यूब बेचने पर नुकसान हो रहा था। नतीजा ये हुआ कि लगभग 2 साल तक बोरोलीन का प्रोडक्शन बंद रहा और वो पूरी तरह दुकानों से गायब हो गई। पर इस क्राइसिस के बावजूद बोरोलीन की ब्रांड रेजिलियंस देखने को मिली। जब 2 साल बाद बोरोलीन की वापसी हुई तो लोगों ने उसे ऐसे अपनाया जैसे कोई बिछड़ा हुआ दोस्त लौट आया हो। कुछ ही समय में इसकी बिक्री 2 गुनी हो गई, जिसने साबित कर दिया कि बोरोलीन सिर्फ एक क्रीम नहीं बल्कि लोगों के इमोशन से जुड़ा हुआ ब्रांड है। बाजार की दौड़ में घबराकर बड़े बदलाव करने की बजाय जीडी फार्मास्यूटिकल्स ने शांति और समझदारी से सिचुएशन को संभाला। ब्रांड ने अपनी पहचान में हल्का सा चेंज किया और खुद को सिर्फ एंटीसेप्टिक क्रीम नहीं बल्कि हर मौसम और हर समय इस्तेमाल होने वाली क्रीम के रूप में पेश करना शुरू किया। लोगों की सहूलियत के लिए 10 रुपए की छोटी पॉकेट साइज बोरोलीन भी लॉन्च की गई ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे आसानी से खरीद सकें। सिर्फ यही नहीं, बोरोलीन ने सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट भी अपनाया, बट विद ऑथेंटिसिटी। अब यहाँ ऑथेंटिसिटी कैसे, बताते हैं। साल 2009 में राइमा सेन को पहला ऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया बोरोलीन का, क्योंकि एक मैगजीन इंटरव्यू में राइमा ने बताया था कि बोरोलीन उनके उन 5 पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में से एक है जिनके बिना वो रह नहीं सकती। यानी राइमा सिर्फ चेहरा नहीं बल्कि असल यूजर थी। सेन भले ही पहली ऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर बनी, पर उनसे पहले स्वरूप संपत वाज द फेस ऑफ बोरोलीन। जब स्वरूप मिस इंडिया बनी थी तब बोरोलीन ने उन्हें अपने एड्स में दिखाया था
उस दौर में ब्रांड के एडवर्टाइजमेंट्स में वो मॉडर्न इंडियन वुमन के प्रतीक के रूप में दिखी। ब्रांड का मकसद खुद को उस बदलती हुई आत्मनिर्भर और जागरूक महिला से जोड़ना था जो अपने फैसले खुद लेती है। बोरोलीन आज जीडी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के अंडर आने वाला एक मेन प्रोडक्ट है, जिसकी शुरुआत ब्रिटिश इंडिया में हुई थी। वही बोरोलीन आज जीडी फार्मा के मैनेजिंग डायरेक्टर देबाशीष दत्ता की लीडरशिप में बनाई जा रही है। लाइव मिंट को दिए गए एक इंटरव्यू में देबाशीष ने बताया था कि कंपनी की कुल कमाई का लगभग 65% हिस्सा वेस्ट बंगाल के बाहर से आता है। द हिंदू बिजनेस लाइन की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2018-19 में कंपनी ने 13,18,450 किलो बोरोलीन बेची और लगभग 160 करोड़ रुपए का टर्नओवर रिकॉर्ड किया था। एट प्रेजेंट कंपनी को देबाशीष और उनकी पत्नी महाश्वेता दत्ता मिलकर चला रहे हैं। आज बोरोलीन की बाजार में काफी मजबूत पकड़ है। ओटीसी, ओवर द काउंटर, मतलब बिना डॉक्टर की पर्ची वाली एंटीसेप्टिक क्रीम के बाजार में इसका लगभग 21 से 25% हिस्सा है। इस पूरे बाजार की सालाना बिक्री करीब 28 लाख लीटर की है, जिसकी कीमत 180 करोड़ से ज्यादा की मानी जाती है। साल 2021 तक कंपनी ने लगभग 31.7 मिलियन डॉलर्स, लगभग 263 करोड़ रुपए की बिक्री दर्ज की थी और करीब 10.1 मिलियन डॉलर्स, मतलब 84 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया था। साथ ही बोरोलीन की डीलर पेनिट्रेशन लगभग 34% है और ये कंपनी देश भर में 3 लाख से ज्यादा दुकानों तक सीधे सप्लाई करती है। साल 2016 तक के आंकड़ों के मुताबिक जीडी फार्मास्यूटिकल्स की कुल कमाई का 60% से ज्यादा हिस्सा अकेले बोरोलीन से आता था, जो दिखाता है कि ये ब्रांड आज भी कंपनी के लिए कितना अहम है। इसके अलावा कंपनी अपनी सालाना कमाई का करीब 5% रिसर्च और डेवलपमेंट पर खर्च करती है, जिससे प्रोडक्शन तकनीक बेहतर होती है और कामकाज ज्यादा असरदार बनता है। भारत में कंज्यूमर्स की जरूरतें बढ़ने और बदलती मार्केट को देखते हुए जीडी फार्मास्यूटिकल्स ने अपने पोर्टफोलियो में और भी प्रोडक्ट्स जोड़े, जैसे सुथॉल जैसा एंटीसेप्टिक लोशन, इलीन हेयर ऑयल, ग्लो सॉफ्ट फेस वॉश, पेनोरब लिक्विड पेन रिलीवर वगैरह। इसके बावजूद आज भी कंपनी के प्रॉफिट्स का सबसे बड़ा हिस्सा बोरोलीन से ही आता है। ये इस बात का सबूत है कि इसके ओरिजिनल फॉर्मूला की पॉपुलैरिटी और लोगों का उस पर भरोसा अब तक बरकरार है। अपने यहाँ मजाक मजाक में कितनी बार कह दिया जाता है कि बोरोलीन लगभग हर समस्या का इलाज है, मच्छर के काटने से लेकर फटी एड़ियों तक। समवॉट सेम सा रिस्पॉन्स जंडूबाम के लिए भी मिलता है। अगर उस पर स्टोरी चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ले आएंगे। आज भी लोग सोशल मीडिया पर किस्से साझा करते हैं कि विंटर ट्रिप्स में बोरोलीन ने फटे होंठ ठीक कर दिए, या विदेश जाते समय बैग में रखा जाने वाला जरूरी सामान होता है ये क्रीम। ऐसे अकाउंट से पता चलता है कि लोगों का इस आइकॉनिक क्रीम से जुड़ाव अब भी कितना प्राइवेट और मजबूत है। बोरोलीन की ऑलमोस्ट 100 साल की जर्नी हमें मजबूत ब्रांड बिल्डिंग और ऑथेंटिक मार्केटिंग की इनवैल्यूएबल सीख देती है। ऐसे दौर में जब ब्रांड्स हर नए ट्रेंड के पीछे भागते हुए खुद को बार बार बदलते रहते हैं, बोरोलीन की ताकत उसकी कंसिस्टेंसी और जेन्युइन वैल्यू प्रोपोजिशन में नजर आती है। बोरोलीन की अब तक बनी हुई रेलेवेंस ये बताती है कि ट्रूथफुलनेस, अफोर्डेबिलिटी और सिंप्लिसिटी बड़े फ्लैशी एड्स और बार बार प्रोडक्ट बदलने से ज्यादा इम्पैक्टफुल हो सकते हैं। आज की वीडियो यहीं तक। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। अभी के लिए विदा लेती हूँ। कैमरा के पीछे हमारे साथी सर्वेश, मेरा नाम है आस्था। देखते रहिए खबरगांव। शुक्रिया।